नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। इंडिया का 80 में आज बात करेंगे पश्चिमी यूपी के बेहद अहम लोकसभा सीट कैराना की। कैराना सीट की खास बात यह है कि 1962 में इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहां पर किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। एक वक्त था निर्दलीय जाट किसान नेताओं से लेकर जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अलग अलग मौकों पर यह सीट जीती। 2014 में बीजेपी के दिवंगत हुकुम सिंह ने इस सीट पर प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है 2017 का उपचुनाव। कैराना लोकसभा सीट पर हुए इस उपचुनाव में महागठबंधन की ताकत सामने आई है। रालोद के टिकट पर चुनाव लड़के तबस्सुम हसन ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को करारी शिकस्त दी। यहीं से गठबंधन की संभावनाओं ने और जोर पकड़ा, जिसकी परिणति आज उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के तौर पर दिख रही है। जाट और मुस्लिम बहुल कैराना में क्या कहते हैं सियासी समीकरण? 2014 के आम चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों में हावी पलायन का मसला लोगों के जहन में कितना ताजा है? किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य में आसीन बीजेपी सरकारों को लेकर यहां की जनता क्या सोचती है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कैराना केवल एक संसदीय सीट ही नहीं है, अब ये बीजेपी की दुखती रग है। 2014 के मोदी लहर में 50% से अधिक वोट पाकर जीती गई ये सीट उपचुनाव में बीजेपी ने गंवा दी है। यही वजह है कि यमुना के किनारे बसे शामली और सहारनपुर जिले में पड़ने वाली कैराना लोकसभा सीट पर इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। कैराना संसदीय क्षेत्र में शामली जिले के कैराना, शामली और थाना भवन, तो सहारनपुर जिले के गंगोह और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस इलाके में गन्ने की लहलहाती फसल इसकी समृद्धि की दास्तान कहती है, तो टूटी फूटी और पथरीली सड़कें उपेक्षा की कहानी बयां करती है। किसी जमाने में जाट मुस्लिम समीकरण के लिए मशहूर रहे इस सीट के चुनावी समर पर सियासी पंडितों की नजरें लगी हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में जिला कैराना की बात करें तो यहाँ के वोटर हर बार नया सांसद चुनते हैं, हर बार उम्मीदें जवान होती हैं और हर बार निराशा उनके हिस्से आती है। बढ़िया होना चाहिए शहर में। अच्छा, जो सबके सुने, शहर अच्छा बनावे, ऐसा ही चाहिए। अच्छा है भाई, ये मैं गलत करा। सबसे मेन समस्या हमारे कैराना में पिछले दिनों से, काफी दिनों से यहाँ पर रंगदारी वाली, गुंडागर्दी वाली थी, जिसमें अब बहुत शांति है और व्यापारी निडर होकर अपना व्यापार कर रहा है। तो हमारा जो अब आगे भी वोट का अधिकार है, या वोट करेंगे इसी बात को लेकर करेंगे कि कैराना में शांति और अमन हो। मुद्दे तो फिलहाल जो है जी, व्यापारी इसमें तो इसका जीएसटी का विरोध चल रहा, जीएसटी में सुधार की ज़रूरत है, उसकी मांग करेंगे सरकार से। और कैराने की जो समस्या थी ज़्यादा रंगदारी की थी, उसमें तो काफ़ी सुधार हुआ, गुंडागर्दी पे बहुत कंट्रोल हुआ, और उसी को देखते हुए जो है अपना वोट करेंगे। सामने गठबंधन भी है और बहुत बड़े मुद्दे भी हैं देश के सामने। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ हर मामला गायब हो रहा है। नोटबंदी के सारे मामले गायब, जो उससे होने वाले फायदे गायब, अभी नया जो है राफेल की सारी फाइलें गायब। तो ये सरकार ही गायब है या कुछ भी जो ठीक नहीं चल रहा है। कैराना लोकसभा क्षेत्र की एक बड़ी पहचान यहाँ की गन्ना खेती है। गन्ने के खेत तो लहलहाती फसलों से आबाद है, पर किसानों की बदहाली यहाँ की जमीनी हकीकत है। किसान ही क्यों, पूरे जिले के विकास को लेकर भी कुछ खास तस्वीरें नहीं उभर पाई हैं। सड़कों की बदहाली एक बड़ी समस्या है। कोई खास उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। कैराना कभी रालोद का गढ़ माना जाता था। जाट और मुस्लिम मतों के सहारे इस सीट पर ज्यादातर समय रालोद का ही दबदबा रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद सियासी समीकरण गड़बड़ा गए। यहाँ विकास का मुद्दा मुजफ्फरनगर के दंगे और हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे को लेकर 2014 के चुनाव में पीछे छूट गया था और हुकुम सिंह यहाँ से जीतने में सफल हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट राजनीतिक लिहाज से काफी अहम सीट है। 2014 में मोदी लहर के बीच इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के हुकुम सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2018 में हुए उपचुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को मात दी और पूरे देश को बड़ा संदेश दिया।
राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए इस हार को एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया। जाट और मुस्लिम वोटरों से प्रभावित इस सीट पर मई 2018 में उपचुनाव हुए। जब चुनाव लड़ने की बात आई तो विपक्ष ने एकता दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारा। गोरखपुर फुलपुर फार्मूले के तहत तबस्सुम हसन को मौका दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा गया था, लेकिन बीजेपी का इमोशनल कार्ड नहीं चल पाया। उपचुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान कैराना में पलायन के मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो इस मुद्दे को काफी भुनाया गया था। कैराना लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई। पहले ही चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ही रही, लेकिन 1996 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में भारतीय जनता पार्टी, फिर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल, 2009 में बहुजन समाज पार्टी और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2018 में जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर एक भी बार चुनाव जीत नहीं पाई थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां मोदी लहर का फायदा मिला। यहां से चुनाव लड़े हुकुम सिंह को कुल 50% वोट मिले थे, जबकि उनके सामने खड़े समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 29 और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 14% ही वोट मिल पाए थे। हुकुम सिंह ने यहां 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। चुनाव के पहले दौर में ही कैराना की जनता किस पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें कि अपडेट ये है कैराना के मामले में कि 2 पक्षों ने अपने उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दिए हैं। बीजेपी किसको उम्मीदवार घोषित करती है ये देखना बाकी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से हरेंद्र मलिक जो पूर्व सांसद हैं वो कैराना से उम्मीदवार होंगे और गठबंधन की ओर से तबस्सुम हसन जो कि सिटिंग एमपी हैं वो उम्मीदवार होंगी। इन दोनों नामों का ऐलान हो गया है और इसीलिए अब ये देखा जाना बाकी है कि बीजेपी इनके मुकाबले में किसे उतारती है। आपको याद रखना चाहिए कि 2 सबसे अहम मसले यहां पर सामने आ जाते हैं जब भी हम पिछले चुनावों को याद करते हैं। 2014 में, 2017 में जो हिंदुओं के पलायन का मसला है वो बहुत हावी रहा था। हुकुम सिंह ने लगातार इस मसले को उठाया था और उसका भारी फायदा ध्रुवीकरण के रूप में बीजेपी को मिला था और बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2014 में हुकुम सिंह जीते थे और 2017 में आपको मालूम है कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया, 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद जो यहां पर हुआ उसने उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलकर रख दिया। आपको मालूम है कि यहां से जो गठबंधन है उसे मजबूती मिली, उसे नया जोश मिला। आरएलडी, सपा, बसपा, कांग्रेस ये तमाम पार्टियां जब एक साथ आ गईं तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और यहीं से ये समझ में आ गया था कि आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को चुनौती देने के लिए ये तमाम पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। लेकिन इस बार आप देखिए कि एक परिवर्तन ये है कि कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और उससे भी गठबंधन के उम्मीदवार को लड़ना है। तो क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं और आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शंस में कहा जा रहा था कि यहां पर चबूतरा बनाम चौपाल ये है, क्योंकि मृगांका सिंह और तबस्सुम हसन एक साथ थी, आमने सामने थी। लेकिन इस बार क्या वो स्थिति बनने वाली है ये जानने के लिए हमें बीजेपी के उम्मीदवार का इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बावजूद ये समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर काम कर रहे हैं। गन्ना किसानों को लेकर के केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में क्या राय है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। विनय सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़ गए हैं हमारे साथ इस चर्चा में। ओपी यादव चुनाव विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही राजेंद्र कुमार हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, वरिष्ठ सहयोगी है हमारे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में ओपी यादव जी आपसे करना चाहती हूँ और उसके साथ ही हम बता दें कि हरिकेश जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। हरिकेश जी मैं आपके पास आऊं और राजेंद्र जी आपका रुख करूं उससे पहले मैं शुरुआत ओपी यादव जी से करना चाह रही हूं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर और जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसका जो असर होगा वो कैराना पर कितना होगा इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें हैं जिस पर ध्रुवीकरण
का असर जो है सबसे ज्यादा होता है? ये पहले भी देखा गया है, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे समझें ये भी जरा बताइए। लेकिन सबसे पहले जिन 2 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से, अब बीजेपी के सामने कितनी चुनौती है अपना उम्मीदवार घोषित करने से पहले? देखिए, बाय इलेक्शन का जो रिजल्ट आया इसमें कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था गठबंधन को, और एसपी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल कंबाइन की जो नींव पड़ी यहीं से पड़ी है, कैराना से। और जो बाय इलेक्शन के रिजल्ट के अपने निहितार्थ पूरे देश में निकले, लेकिन जो कैराना का पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है, एक तो सबसे बड़ी चीज है कैराना की पॉलिटिकल चौसर पर जो हिंदुओं का पलायन का मुद्दा है, इस बार प्रासंगिक रहेगा कि नहीं। दूसरा जो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, गन्ना बेल्ट है पूरी, तो किसान का क्या रहेगा, क्योंकि बाय इलेक्शन तो गठबंधन ने जीता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बहुत आशाओं के साथ जिताया है, तो किसान का क्या रुख रहेगा। और जो इस सीट की पॉलिटिकल तासीर है वो तासीर सोशलिस्ट तासीर है। आप 1962 से ही चले जाइए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, फिर जनता पार्टी 77 में, फिर 89 में जनता दल, 91 में भी जनता दल। और आप देखिए कि चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी गायत्री सिंह जी यहां से जनता पार्टी सेकुलर से एमपी रहे 1980 में इंदिरा लहर के समय में, और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी ने भी ये सीट जीती, राष्ट्रीय लोकदल से अनुराधा चौधरी और 2 बार राष्ट्रीय लोकदल जीती। तो कहने का मतलब है समाजवादी दल सोशलिस्ट दलों का यहाँ बहुत मजबूत जनाधार रहा है। कांग्रेस 2 बार चुनाव जीती है, 71 में और 84 में 2 चुनाव जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र वर्मा जैसे कद्दावर जाट नेता जो हिमाचल के गवर्नर भी रहे को उतार करके और फिर हुकुम सिंह को उतार करके 2 बार यहां पार्लियामेंट का चुनाव जीता। तो यहां का जो सामाजिक समीकरण है, करीब मान के चलिए 15-16 लाख मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की, फिर दलितों की है। इसके अलावा सैनी भी है, गुर्जर भी है, जाट भी है, 1.5 से 2 लाख जाट है, गुर्जर है। तो इस तरह की जो सामाजिक सरोकार है यहाँ का, उसमें सबसे ज्यादा कहने का मतलब यह है कि चाहे हिंदू गुर्जर हो चाहे मुस्लिम गुर्जर हो, किसान ज्यादा हैं। तो मुद्दा कहीं ना कहीं प्रासंगिक, एक तो पलायन रहेगा, पलायन के साथ साथ किसान रहेगा, और 2 बड़े परिवार, मसूद परिवार और इसके अलावा हसन परिवार, दोनों के बीच की जो तनातनी है उसकी भी अंदर से, क्योंकि हरिंदर मलिक साहब को घोषित कर दिया, पिछली बार कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ नहीं था। तो इस बार दोनों परिवारों की जो जग जाहिर तनातनी है उसका क्या रिजल्ट आएगा जमीन पे, ग्राउंड पे, ये पता चलेगा। दूसरी क्या आप मानते हैं कि तबस्सुम हसन चूंकि मात दे चुकी हैं मृगांका सिंह को, इसलिए बीजेपी के सामने अब कौन कौन से चेहरे होंगे जिन पर विचार चल रहा हो? देखिए, जो मृगांका सिंह को भी रिपीट कर सकती है, और इसके अलावा कोई एक्सपोर्टेड चेहरा भी अगल बगल से आ सकता है, और लगभग जो समीकरण वहां है गुर्जर या जाट कम्युनिटी से ही कैंडिडेट आ सकता है बीजेपी का। और जो वहां के हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा मृगांका सिंह, चूंकि हुकुम सिंह जी कांग्रेस से आए थे और बड़े कद्दावर नेताओं में थे, तो उस फैमिली की अपनी, देखिए वहां फैमिली पॉलिटिक्स है, चाहे हसन फैमिली हो, चाहे मसूद फैमिली हो, और चाहे चौधरी हुकुम सिंह की फैमिली हो, हिंदुओं में वो प्रासंगिक फैमिली है। आप देखिए कि ये यहाँ पे दुमखेड़ा उनका गांव है, तबस्सुम हसन का मायका है यहाँ पर, वो बगल जैसे सहारनपुर पार्लियामेंट के सेगमेंट भी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर, और आप देखिए मुनव्वर हसन साहब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, 4 सदनों के सदस्य रहे, उनकी धर्मपत्नी है तबस्सुम मैडम। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि यहाँ जो फैमिली वॉर है, बिल्कुल 2 सियासी घरानों की लड़ाई इसे देखा जाता है इस तरह से। और पिछली बार क्या हुआ था आप लोगों को मालूम है, तबस्सुम हसन जीती थी यहां पर, और इस लड़ाई को चबूतरा बनाम चौपाल भी कहा जाता है। क्या इस बार भी वही स्थिति बनेगी? क्योंकि बता रहे हैं ओपी यादव जी कि भले ही पिछली बार मृगांका सिंह को शिकस्त मिली थी, लेकिन चूंकि वो हुकुम सिंह की बेटी हैं, वहां पर एक बड़ा आधार है इस सियासी घराने का, इसीलिए हो सकता है कि फिर से एक बार मृगांका सिंह के नाम पर बीजेपी विचार कर रही हो। लेकिन और भी चेहरे हैं, और भी नाम हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं। मैं आपका रुख करती हूँ समाजवादी पार्टी से, विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार एक बदलाव ये है जिस पर बार बार ओपी यादव जी भी इंगित करना चाह रहे हैं, वो ये कि कांग्रेस ने भी इस बार उम्मीदवार खड़ा किया। अब आप अगर कहते हैं कि जो उपचुनाव में हुआ था फिर से एक बार वो दोहराया जाएगा, तो पहले तो ये कि लगातार सियासी पार्टियां ये कहती रही हैं कि उपचुनाव में मसले अलग होते हैं, उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, और जब आम चुनाव होते हैं, जब लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके मसले अलग होते हैं, जो कि 2019 में दिखने जा रहा है। इसका जवाब। और दूसरा कि इस बार चूंकि कांग्रेस भी उम्मीदवार उतार रही है, तो आपकी भी वोट जो है वो कटेंगे, आपके सामने और चुनौती बढ़ गई है। देखिए सुब्रा जी बताएं कि वोट कटना न कटना, चुनाव आएगा तो पता चलेगा। गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी ने भी प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन हमारे गठबंधन के आगे जो है 2 या 3 हजार या 5 हजार पे धराशायी हो गया था। तो बात ये नहीं है कि कौन खड़ा करता है,
बात यह है कि कौन जनता के बीच में है, कौन जनता के लिए काम किया है, कौन विकास पे किसने बात किया। उपचुनाव में हमने करके दिखाया है। और उसके बाद अभी देखिए आपके वहाँ के जनता का इंटरव्यू भी आ रहा था, आपके चैनल पे बता भी रहे थे कि वहाँ पर बहुत शांति है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जितनी वहाँ उदंडता थी, अब वो बहुत शांति है तबस्सुम जी के आ जाने के बाद। और रही बात विकास की और चौकीदार की, तो हम तो कहेंगे कि माननीय मोदी जी बड़ा कंफ्यूज हैं। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएं। आप 5 साल आपने काम किया है, आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास मुद्दे की कमी है। अरे मैं कहता हूं कि ये मेहुल चौकसी, माल्या, नीरव मोदी का चौकीदार आज फेलोर है। मैं ये तो नहीं कहूंगा चोर है, क्योंकि हम लोग देशभक्त है लोग हैं और हम लोग भारत के रहने वाले। अगर भारत का प्रधानमंत्री चोर कहा जाएगा तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भारत का प्रधानमंत्री आज फेलोर है। राजनीति के खाट पर बधा पड़ा विकास, बेरोजगारी खेल रही स्मार्टफोन पर ताश। तो देखिए आज बेरोजगार युवाओं का क्या हाल है इस उत्तर प्रदेश में। नहीं, लेकिन देखिए ये भी एक सच्चाई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये कुछ सीटों की जो हम बात कर रहे हैं, और आज हम कैराना की बात कर रहे हैं, कैराना से ज्यादा ध्रुवीकरण को किसने देखा होगा। मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, कैराना हो, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर बीजेपी कोशिश करे तो ध्रुवीकरण का असर सबसे ज्यादा होता है। इस बार राष्ट्रवाद का मसला है सर, उसका असर नहीं होगा, आपको कैसे लगता है? बीजेपी की राष्ट्रवाद तो हमें वैसे ही लगता है जब ये राष्ट्रवाद के नारे लगाते। पहले आपने देखा, पुरानी पिक्चर आपने देखा होगा, जब डाकू डाका डालने जाते थे तो जय भवानी का शंखनाद करते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी मंच पर खड़ा होकर के राष्ट्रवाद का नाम लेती है तो हमें लगता है कि अब जनता के बीच आकर के अब जनता के ऊपर ये डाका डालने जा रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा मैंने आपको पहले भी यहां बताया, इनके अंदर कोई राष्ट्रीयता नहीं है। इन्हें अपने आप को सेव करने के, अपनी जो 5 साल के अंदर किए गए कार्य और भ्रष्टाचार है उसको छिपाने के लिए परेशान है कि हम सत्ता में बने रहें, क्योंकि सत्ता में से जाने के बाद इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इसी भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। और हमारे असल बात यह है कि क्या आप लोग ये मुद्दे जो हैं वो जनता तक कन्वे कर पाएंगे? जो आप यहाँ पर कह रहे हैं, क्या वाकई जनता उन पर भरोसा कर रही है? क्या वाकई बीजेपी जो कह रही है उस पर क्या जनता भरोसा कर रही है? ये तमाम मसले हैं, क्योंकि सही और गलत इलेक्शंस में अब नहीं रह गया है। अब क्या है कि जो बात अपनी मजबूती से रख पाता है और वोटर्स जिससे कनेक्ट कर पाते हैं, वही मसला सबसे ज्यादा चलता है और उसी के मद्देनजर वोट पड़ते हैं। आपने भी ध्रुवीकरण की बात किया। हम इस चीज को मानते हैं कि अब की जो मोदी लहर के नाम पर जो ध्रुवीकरण किया था, इन्होंने जनता को बहलाया था, जो जनता के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की थी। लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार जनता मूर्ख बन गई है, उसके बाद उपचुनाव में उसने बताया कि आपका ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। 2 बार तो बीजेपी ने दिखा दिया है सर आप लोगों को। 2014 में और 2017 में देखिए 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो क्या हालात इस बार बनने वाले हैं, इस पर भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आखिर जो 2019 का युद्ध है, इसमें कैराना में जो सियासी आंकड़े हैं अभी तक के, वो क्या कह रहे हैं, ये आपको हम इसके जरिए दिखाते हैं। जो हम डाटा आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और आप देखिए कि किस तरह से वहां पर भारी मतों से बीजेपी ने 2014 में जीत हासिल की थी। 50.56% जो मत है वो बीजेपी को मिले थे, हुकुम सिंह को मिले थे 2014 में, और समाजवादी पार्टी को 29.4% वोट मिले थे। बीएसपी को 14.33% वोट मिले थे और आरएलडी को मात्र 3.82% वोट मिले थे। तो अगर ये आंकड़ा है, अगर ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है, या फिर जो 2014 में एक मोदी लहर की स्थिति थी, वैसी कोई बात यहां पर निकल कर आती है या फिर ऐसा कोई असर दिखता है, तो देखिए जो तमाम पार्टियां हैं बीजेपी के अतिरिक्त, वो कितने कम परसेंटी हैं। आरएलडी जो कि जिनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है जाटों में एक लंबे वक्त तक, वो अगर 3.82% तक पहुंच गई, और बागपत जैसी सीट, कैराना जैसी सीट पर क्या हश्र हुआ आप जानते हैं, तो क्यों ना ये माना जाए कि इस बार भी चुनौती बहुत बड़ी है तमाम पार्टियों के लिए। लेकिन एक फैक्टर ये है कि इस बार गठबंधन है, और गठबंधन में अगर आप तमाम वोट परसेंटेज को जोड़ दें तो इन पार्टियों को फायदा हो सकता है, बीजेपी को शिकस्त मिल सकती है। लेकिन होगा क्या, ये समझने की कोशिश करने के दरमियान हमें लोग क्या सोचते हैं ये समझना भी जरूरी है, और इसीलिए मैं रुक करती हूं। पंकज मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, आप
की बात हो रही होगी वहां पर लोगों से, वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनसे, इस बार मूड क्या लग रहा है कैराना का? और सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि कुछ पार्टियां कह रही हैं कि किसानों के मुद्दे काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे काम कर रहे हैं, कुछ पार्टियां कुछ और मुद्दों की बात कर रही हैं, पलायन का मुद्दा वहां पर कई बार हावी रहा है, इस बार उसकी क्या स्थिति है, कौन कौन से मसलों पर इस बार वोट मांग रही हैं सियासी पार्टियां? कैराना की अगर बात करें तो कैराना सीट का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से जो समाजवादी पार्टी है वो 2 बार, बीजेपी 2 बार, कांग्रेस भी 2 बार जो है यहाँ पे सांसद दे चुकी है। लेकिन अगर इस बार की बात जो माहौल है वो कुछ अलग है। जो तमाम जो 2014 का जो चुनाव था उसमें 2013 में जो दंगे हुए थे उसके पलायन का, कैराना से पलायन का मुद्दा उठा। उसके बाद जो जनता का ध्रुवीकरण हुआ उसको लेकर जो है बीजेपी को एक बड़ी जीत यहाँ से मिली थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार बात कुछ अलग है, क्योंकि जो शामली की अगर बात करें तो कांग्रेस से सांसद हरिंदर मलिक को टिकट हुआ है, तो वहीं जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने फिर से जो तबस्सुम हसन है गठबंधन प्रत्याशी, उन पर भरोसा जताया है। लेकिन अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो समाजवादी पार्टी से है उसकी अगर बात करें, और जिस प्रकार अब कांग्रेस ने जो जाट गेम खेला है, यहाँ पर जो जाट कैंडिडेट मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो यहाँ पर होना तय है। और इस बार अगर बात करें आम जनमानस की कि वो क्या चाहते हैं और किस आधार पर वोट करेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो वोट करेंगे वो विकास के मामलों पर वोट करेंगे, और जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनके आधार पर जो वो यहाँ पर वोट करेंगे। नहीं, जो आजकल मुद्दे चल रहे हैं देश में, चाहे वो अभी जिक्र कर रहे थे कुछ लोग, राफेल का मुद्दा है, उससे ज्यादा जनता को लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उस पर क्या जनता कहती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का मसला है, जो पाकिस्तान आतंकवाद का मसला है, क्या ऐसे मामलों पर वहां के लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, या फिर जो किसानों का मुद्दा है, गन्ना किसानों का, वो ज्यादा हावी लग रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा हावी लग रहा है? लोग क्या कह रहे हैं पंकज? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसको लेकर जो गन्ने के ऊपर यहाँ तमाम जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं, और गन्ने को लेकर ही यहाँ से जो दिशा और दशा है देश की जो राजनीति की वो तय होती है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या किसानों की यह भी है कि यहाँ से जो गन्ना बकाया मूल्य भुगतान है पिछले वर्ष का, वो इस बार जो है 12 दिन जो किसानों ने शुगर मिल पर धरना दिया, उसके बाद उनको जो किसानों का भुगतान है वो मिल पाया। वहीं अगर इस सत्र की बात करें तो इस सत्र का महज 20%, 14 तारीख तक के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ शुभ्रा, 14 तारीख तक महज 20% जो गन्ना बकाया भुगतान है वो यहाँ पर हो पाया है। तो तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर किसानों का मेन मुद्दा माना जाता है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इस तरह की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो इस बार जो जनता के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो ये विरोध है उसका सामना करना पड़ेगा। तो बहुत अहम बातें आप कह रहे हैं यहाँ पर पंकज। एक तो ये कि कांग्रेस ने जाट कार्ड खेला है, उसका कितना असर गठबंधन के उम्मीदवार पर होगा, गठबंधन की वोट पर होगा, ये हम समझेंगे। और दूसरा कि जो गन्ना किसानों का मसला है वो बहुत अहम है, और ये तमाम विश्लेषक मानते हैं कि कैराना में अगर वोटिंग होगी तो गन्ना किसानों का जो मसला है वो लोगों के जहन में जरूर होगा। और बीजेपी जब सत्ता में आई 2017 में उत्तर प्रदेश में, तो आप देखिए कि तमाम वादे किए गए थे गन्ना किसानों को लेकर के, वो वादे कितने पूरे हुए हैं उसको लेकर के भी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सिर्फ अगर हम यहाँ की बात करें कैराना की, तो 20% ही गन्ना किसानों का भुगतान हो पाया है। अगर वाकई ये स्थिति है तो लोग क्या सोचेंगे, किसान जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, ये समझना भी जरूरी है। लेकिन वहां के आम लोगों से जो हमने बातचीत की है, उन्होंने जो कहा है आने वाले इलेक्शंस को लेकर, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बढ़ेंगे चर्चा में आगे। मुद्दे तो फिलहाल जो है जी व्यापारी हित में तो इसका जीएसटी का विरोध चल रहा, जीएसटी में सुधार की ज़रूरत है, उसकी मांग करेंगे सरकार से। और कैराने की जो समस्या थी ज़्यादा रंगदारी की थी, उसमें तो काफ़ी सुधार हुआ, गुंडागर्दी पे बहुत कंट्रोल हुआ। प्रत्याशी चाहिए और वही सांसद यहाँ से चाहिए जो हमारे कैराने का विकास कर सके और हमें भयमुक्त कैराना दे सके। जैसे आपने देखा होगा पीछे पलायन के मुद्दे में कैराने का बहुत मुद्दा उठा और उसके बाद वो शांत भी हो गया।
और अब लोगों का एक विश्वास सा जागा है। तो ऐसा प्रत्याशी वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष वर्ग पर, जो कैराने को भयमुक्त बनाए और मतलब उसे विकास की तरफ ले जाए। सामने गठबंधन भी है और बहुत बड़े मुद्दे भी हैं देश के सामने। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ हर मामला गायब हो रहा है। नोटबंदी के सारे मामले गायब, जो उससे होने वाले फायदे गायब, अभी नया नया जो है राफेल की सारी फाइलें गायब। तो ये सरकार ही गायब है या कुछ भी जो ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पता चलता है वोटिंग के बाद ही कि आखिर वाकई जो वहां की मेजॉरिटी पीपल है वो क्या सोच रही है और उनका क्या मत है, और इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात राजेंद्र जी यहाँ पर एक महिला ने कही, उन्होंने कहा कि भयमुक्त कैराना हमें चाहिए। और जब भयमुक्त कैराना की बात होती है तो पलायन का वो मामला फिर से एक बार हमारे जहन में आ जाता है, जो कि जोर शोर से हुकुम सिंह के द्वारा उठाया गया था, और उसके बाद बीजेपी को काफी लाभ भी मिला, इसका ध्रुवीकरण वहां पर हुआ। हालांकि कई पार्टियां ये कहती रहीं कि ये जो है बहुत थोड़ी सी बात है, थोड़े से लोगों में है, लेकिन जब वहां पर जाकर के रिपोर्टर्स ने बात की तो उन्होंने भी बताया कि वाकई भय का माहौल तो है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, उसका विश्लेषण आप कैसे भी करें अपने हिसाब से, लेकिन एक माहौल वहां पर भय का बना हुआ है शुरुआत से ही। अगर उसमें आप सियासी पहलू देखें, उसमें आप अगर जो कारोबारी पहलू है वो देखें, या फिर धार्मिक पहलू देखें, लेकिन एक भय का माहौल वहां के आम लोगों में रहा, जिसका असर वोट पर पड़ा, जिसका असर मतदाताओं पर पड़ा। इस बार जब उपचुनाव हुए वहां पर हमने देखा कि गठबंधन ने जीत हासिल की, लेकिन जब 2019 के इलेक्शंस की बारी आई है तो पलायन का मुद्दा आपको क्या लगता है कितना जहन में ताजा होगा लोगों के वहां के ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हुए? सुब्रज, पलायन का मुद्दा तो जब उपचुनाव हुआ तभी बह गया, तो अब इस वक्त पलायन के मुद्दे को ये बहुत गर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पलायन को लेके जो दावे हुकुम सिंह ने किए थे वो उनके जीवित रहते ही फर्जी साबित हुए थे, उसमें से बहुत से। तो उसकी हकीकत खुल चुकी है, और अब पलायन का मसला तो इस चुनाव में नहीं कायम कर होगा, मुद्दा बनेगा। हाँ, ये जरूर है, हिंदू मुस्लिम का एपिसोड ये लोग उसको बढ़ाने की चेष्टा बीजेपी और के लोग जो करते आए हैं वो किसी न किसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे, पर वो उतना धारदार नहीं हो पाएगा जितना 14 में धारदार था। इस बार जो मैं देखता हूं कि जो चुनाव होगा वो गठबंधन वर्सेस बीजेपी होगा। कांग्रेस रहेगी जरूर, पर उसकी बहुत कोई अहम भूमिका में वो नहीं आ पाएंगे, मतलब वो अपनी जमानत जब बचा लें यही काफी होगा। चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा बीजेपी और गठबंधन के बीच होगा यहाँ पर, और मुद्दे जो रहेंगे उसमें गन्ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी गन्ने के कारोबार से जुड़ी हुई है, खेती से जुड़ी हुई है, कोई गुड़ से उससे जुड़ी है, तो तमाम उनके गन्ने से जुड़ाव है, और भुगतान गन्ना किसानों को अब तक ठीक से नहीं मिला। बता रहे हमारे संवाददाता कि 20% भुगतान हुआ। हाँ, तो वो हर चुनाव में ये आता है। अच्छा, शहर भी जो कैराना है वो कोई बहुत चमकता हुआ शहर नहीं है, कस्बे से थोड़ा बेहतर है, तो जो सोच है वो अपनी जरूरतों की पर ज्यादा है। राष्ट्रीय मुद्दे बहुत बाद में वहाँ आते हैं, चाहे राफेल वगैरह पे तो चर्चा करने के लिए चर्चा कर लेंगे पढ़े लिखे लोग, पर गांव किसान में, देहात में ये इतना ज्यादा नहीं होगा। वो ये होगा कि बीजेपी वर्सेस गठबंधन चुनाव है, उसको उसी तरीके से वो लेंगे, और बहुत ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम का पिछले 14 में हुआ था वो ध्रुवीकरण नहीं होगा इस बार। ठीक, आप कह रहे हैं कि बीजेपी बनाम गठबंधन होगा, लेकिन बीजेपी के सामने अभी चुनौती बाकी है। लगातार बैठकें हो रही हैं कि कहां से कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए। बात अगर मृगांका सिंह की करें, आपको लगता है कि उन्हें फिर से एक बार टिकट दिया जा सकता है? कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से चेहरे हैं जो कि चर्चा के केंद्र में होंगे? देखिए, वहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उनमें से भी किसी एक को ला सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा उम्मीद तो यही है कि हुकुम सिंह की बेटी को एक बार फिर से मैदान में लाएं, और अगर वो
मतलब पिछली बार वो बहुत मेहनत करके और सारी सरकार भी लग के वो जीत नहीं पाई थी, तो इस बार भी स्थितियां उनके लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं। तो अब ये तय करना कि क्या कौन बीजेपी किसको टिकट देगी, ये 2-1 दिन में दिख जाएगा, पर ये जरूर है कि उनको बदला भी जा सकता है और उनको लिया भी जा सकता है। ये देखना, ये जो उनके सर्वे हुए हैं उसके आधार पर इनको बहुत कमजोर कैंडिडेट नहीं माना गया है हुकुम सिंह की बेटी को, तो इसलिए ये हो सकता है कि वो रिपीट कर जाएं। पर रिपीट कर जाएं तो जीत भी जाएं, हाँ। इसकी कोई गारंटी बिल्कुल, क्योंकि सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की थी उपचुनाव में बीजेपी ने, लेकिन उस बार चला नहीं। क्या इस बार जो वहां के मुद्दे हैं उनको देखते हुए, जो सियासी हालात है उनको देखते हुए, फिर से एक बार मृगांका सिंह को टिकट दिया जाएगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जो बात आपने कही कि पलायन का मुद्दा लोगों के जहन में अब उतना नहीं है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो सकता है कि पार्टियां करें, लेकिन इस मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर ध्रुवीकरण करना इस बार मुश्किल होगा। क्या हरिकेश, आपको भी यही लगता है? शुभ्रा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आपने पूछा है कि जो पलायन का मुद्दा है वो ज्यादा हो सकता है। आवाज मेरे पास थोड़ी सी कम आई है आपकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुद्दे वहां पर जो होने चाहिए वो है नहीं। मुद्दा वहां ये होना चाहिए कि शहर का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, जहां पे पेट्रोल पंप तक नहीं है। मुद्दा ये वहां होना चाहिए कि वहां सड़क के विवाद में फंसा हुआ है, सीमा विवाद के चक्कर में सड़क परिवहन वहां पर नहीं है, वो मुद्दा भी बिल्कुल नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत बुरे हाल में है। वहां पर जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है वो ये है कि जो जलस्तर है भूमिगत जल का, वो बहुत नीचे जा चुका है और वो डार्क जोन में आता है, वो भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो नहीं होना चाहिए वो उभरता हुआ है चौपाल और चबूतरे वाली बात। मैं आपको बता दूं कि चौपाल जुड़ता है कृषक से और चबूतरा जुड़ता है वहां के मुस्लिम वर्ग से। जो चौपाल का मुद्दा है उसमें मुस्लिम वर्ग भी आता है। ऐसा नहीं है कि कृषक वहां पे मुस्लिम नहीं है, वो भी हैं। ये सारी चीजें मिलाकर के आप देखेंगी तो इस समय जो चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, वो चीज केंद्रीभूत जो चीज है वो ये है कि वहां मुस्लिम बाहुल्य जो जनता है वो किस तरफ वोट करती है, और जो जाट बाहुल्य और कृषक जो आपके हिंदू हैं वो किस तरफ वोट करते हैं। इसी को भुनाने की कोशिश की जाती रही है हमेशा। हुकुम सिंह जो थे, जिनको तुरुप का इक्का माना जाता था, उनको ही वहां पर लाया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल की थी। और उनके निधन के बाद जब मृगांका सिंह को उनको दिया गया तो वहां पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि फिर से वो पोलराइजेशन होगा और हम जीत हासिल करेंगे, पर वो हो नहीं पाया। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं, या सपा को किसानों का नेता माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत बहुत ज्यादा हावी है, और किसान आंदोलन हम लोगों ने देखा था जो पिछले साल ही हुआ था, जबरदस्त हुआ था। कुल मिला के आपके सामने सिचुएशन वही है कि इस बार भी सपा बसपा गठबंधन किस तरह से काम करता है। 50,000 वोट से जीती थी लगभग आपकी तबस्सुम, तो फिर से वही उम्मीद की जा रही है कि 50-60 हजार वोट का वो मार्जिन ले सकेंगी अगर वही चीजें रहती हैं। संभावना इसी की बन रही है पूरी तरीके से। ठीक है, आरएलडी का गढ़ माना जाता रहा था कैराना, लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर वर्चस्व जो है आरएलडी का वो कमा, और ये हमने देखा जो अजीत सिंह अपील करते थे पहले, क्या वो बात जयंत चौधरी में है? क्या वो कर पाएंगे? अगर नहीं तो किस तरह के हालात वहां पर बनेंगे आरएलडी को लेकर के, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कैराना में पिछले 3 लोकसभा चुनाव का जो हाल है वो हम आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले जो 2014 से पहले 2009, 2004 में लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन तमाम पार्टियों ने किया है। आप देखिए 2004 में आरएलडी 64.15% वोटों से यहां पर जीती थी, और बीएसपी रही थी 22.22% पर। 2009 की अगर हम बात करें, बीएसपी आप देखिए हर बार नया सांसदीय सीट जो है वो चुनती है, और इसलिए अपने आप में बहुत दिलचस्प है, किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। 2009 में बीएसपी 39.05% पर रही, और बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी, 35.96% पर वो रही। 2014 की अगर हम बात करें, बीजेपी जैसा कि हमने आपको बताया 50.56% पर यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई, और समाजवादी पार्टी 29.4% पर रही। वोटों का जो अंतर है ये भी आप देखिए, 2004 में 3,42,414 वोटों का अंतर रहा, 2009 में 23,423
2,63 मात्र। ये कितना घट गया आप देखिए। और 2014 में 2,36,828 ये अंतर रहा। तो इस तरह के जो वेरिएशंस हैं वो इस सीट ने दिखाए हैं शुरुआत से ही, 1962 से जब ये सीट अस्तित्व में आई। पहले तो मैं ये आपसे ओपी यादव जी समझना चाहूंगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतने वेरिएशंस यहाँ पर दिखते हैं। जो यहाँ का जातीय समीकरण है, जो यहाँ की डेमोग्राफी है, उसके जरिए आप समझाएं कि क्यों किसी एक पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर नहीं रहा है शुरू से। देखिए सुब्रा जी, जो कैराना का पॉलिटिकल स्टेटस है, लगभग 8 बार सोशलिस्ट ओरिएंटेड पार्टियां यहाँ चुनाव जीती हैं। और जो यहाँ की डेमोग्राफिक्स है, करीब 5 लाख मुस्लिम वोट है, करीब 1,25,000 दलित वोट है। तो दो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो जिसके बल पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा, वो गठबंधन के साथ है। लेकिन कांग्रेस के हरिंदर मलिक मुस्लिम मतों में और दलित मतों में, क्योंकि चंद्रशेखर की भी यहाँ पर प्रेजेंस है। और आप देखिए कि मसूद फैमिली का भी इंटरफेरेंस है यहाँ पे। तो चंद्रशेखर का क्या रोल होगा, मसूद फैमिली का क्या रोल होगा। रशीद मसूद साहब कांग्रेस में पूरी ताकत लगाए हुए हैं और कैराना सहारनपुर से तो कांग्रेस कितना डिवीजन दलित और मुस्लिम वोट में करेगी, और हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर दोनों वोट बैंक में क्या है। इसके अलावा करीब 1,75,000, 1.5 लाख से 1,75,000 जाट वोट है। हरिंदर मलिक खुद जाट हैं, धर्म सिंह सैनी यहाँ मंत्री हैं, सैनी समाज से आते हैं, 1 लाख वोट है। कश्यप 1 लाख वोट है। तो कश्यप, गुजर और सैनी। तो अब बीजेपी का कैंडिडेचर अगर गुजर समाज से आता है, प्रदीप कुमार को बनाते हैं या मृगंका सिंह कैंडिडेट बनती है, गुजर समाज से आता है, तो सैनी, कश्यप और गुजर का पोलराइजेशन, प्लस उसके अलावा जो राजपूतों की जो संख्या है वहां पर, सुरेश राणा थाना भवन से वहां एमएलए है, तो राजपूतों की जो संख्या जो इंटेक्ट है, ये बीजेपी वर्सेस गठबंधन का इंटेक्ट, और कितना डिवीजन कांग्रेस का कैंडिडेचर वहां कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हार जीत तो 50-60 हजार वोट से हुई थी, लेकिन जो सोशल केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन में अगर कोई बड़ा डिवीजन नहीं होता तो निश्चित तौर पर गठबंधन लीड कर रहा वहां जो स्थिति है। और बाई इलेक्शन में जिस तरह रिजल्ट देखा लोगों ने, और दूसरी रही बात किसानों की, वहां गन्ना एक सब्जेक्ट रहा है। देखिए बागपत के बाद सबसे ज्यादा अगर चौधरी परिवार के कहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड रही तो यही रही है। अरे 1980 में यहाँ गायत्री देवी चौधरी चरण सिंह जी की धर्मपत्नी, वो यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव उस समय जीती जब इंदिरा लहर थी उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं बहुत, और किसान चौधरी चरण सिंह के परिवार में या आज की तारीख में जयंत चौधरी में आस्था रखता है। अच्छा, जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, किसान सम्मेलन, इसके अलावा भाईचारा एकता सम्मेलन के जरिए चौधरी अजीत सिंह ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है। और मुसलमानों और जाटों के बीच में, गुजरों के बीच में जो एक खाई बन गई थी, उस खाई को लगभग पाट दिया गया बाई इलेक्शन के पहले ही। तो वहां जो गंगा जमुनी, लेकिन इस बार जयंत चौधरी जो है वो लीड कर रहे हैं और उन्होंने लगातार मीटिंग्स भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, अभी कल ही मीटिंग हुई उनकी मायावती के साथ। जयंत चौधरी में वो अपील जो है, क्या आप देखते हैं जिस तरह की अपील अजीत सिंह की आप बात कर रहे हैं और जाटों को बड़ी भारी मात्रा में उन्होंने लगातार प्रभावित किया है, क्या जयंत चौधरी इस बार उस तरह का प्रभाव दिखा पाएंगे? देखिए जयंत चौधरी में तो चौधरी साहब का, बड़े चौधरी साहब का, अजीत सिंह जी का नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का अक्स आज की तारीख में जाट मतदाता देख रहा है। और जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी चारू भी दौड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बागपत, सहारनपुर, कैराना, पूरी जाटलैंड में एक आकर्षण बना हुआ है। और चूंकि बीजेपी ने भी कोई सेकंड लाइन पे, जाट की सेकंड लाइन पे काम भी नहीं किया है। ऐसा नहीं कि सत्यपाल मलिक का एक एज फैक्टर है, और भी जो जाट पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके साथ, बीजेपी के साथ, तो जयंत चौधरी की बनिस्बत उस लेवल पे, क्योंकि यंग टर्क हैं, अखिलेश यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ भी उनकी एक केमिस्ट्री है। उस केमिस्ट्री का जाट वोट बैंक फ्यूचर में देख रहा कि हमारा नेता डेवलप कर रहा है, तो उसका लाभ कैराना में जरूर गठबंधन को मिलेगा। और देखिए जो वहां का समीकरण है, जाट, जाटो, मुस्लिम कॉम्बिनेशन, बहुत इंटेक्ट कॉम्बिनेशन है उधर की पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज्यादातर गन्ना बेल्ट की सीटों पर, तो उसका लाभ गठबंधन को मिलना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जाटों का गढ़ अगर कोई रहा है बागपत के बाद, तो कैराना रहा है, और ये लंबे वक्त से देखा जाता रहा है। वहां के जाटों में प्रभाव जो है आरएलडी का, ये भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रभाव घटा है उसका क्या रीजन आप मानते हैं? देखिए मैडम, ये तो सोशलिस्ट आंदोलन को आप शुरुआत से देखिए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव देखिए, जनता पार्टी का देखिए, 89 में जब जनता दल बना तो 91 में भी कैराना जनता दल जीता है। हरपाल पंवार साहब 89 भी जीते थे, 91 भी जीते थे। उसके बाद डिवीजन हो गया समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में। अनुराधा चौधरी को देखिए और अमीर आलम खान को, दो बार राष्ट्रीय लोकदल जीती, एक बार समाजवादी पार्टी जीती। तो
सोशलिस्ट आंदोलन का वहां खासकर मैं कैराना की बात कर रहा हूं, डिवीजन हुआ, लेकिन आप देखिए कि 84 में भी यहां गायत्री देवी चुनाव जीती जनता पार्टी सेक्युलर से। तो कहीं ना कहीं जो डिवीजन हुआ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के रूप में, सोशलिस्ट आंदोलन का, जनता परिवार के धड़ों के रूप में, तो जनता परिवार के धड़ों के रूप में ही राष्ट्रीय लोकदल जीता, समाजवादी पार्टी जीती, बीएसपी एक चुनाव यहां जीती है। और जब भी जीती, जैसे हुकुम सिंह को जब कांग्रेस से एक्सपोर्ट किया बीजेपी ने, तब बीजेपी यहां मजबूत हुई। 84 के बाद हुकुम सिंह कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। आप देखिए वीरेंद्र वर्मा गवर्नर रहे हिमाचल के, बड़े जाट नेता थे, बहुत अच्छी उनकी पृष्ठभूमि थी। जब उनको बीजेपी ने लड़ाया तो जाट लीडरशिप के नाते फिर सेंट्रलाइज हुआ जाट, और कुछ कश्यप और सैनी वोट का पोलराइजेशन। अभी धर्म सिंह सैनी जब बीएसपी में आए तो कैराना के समीकरण बीजेपी के पक्ष में गए। प्रदीप कुमार पहले कांग्रेस से मिले थे, जब अब बीजेपी में आए तो गुजरों में एक नया मैसेज। बिल्कुल, और इसीलिए कांग्रेस ने इस बार यहाँ पर जाट स्टैंड लिया है, जाट कार्ड खेला है। उसका क्या असर रहेगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अभी जब मैं पढ़ रही थी 1962 में जब से शुरुआत हुई, तो यहाँ पर सबसे पहले जाट किसान नेता यशपाल सिंह ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हुए कांग्रेस को हरा दिया था। और इसी से आप समझिए कि यहाँ पर जाटों का जो बाहुल्य है उसका कितना असर रहता है यहाँ पर सियासी समीकरणों में। और यही वजह है कि बाद में आरएलडी जो है वो उसका ये गढ़ माना जाता रहा। बागपत, कैराना, ये तमाम सीटें जो है आरएलडी का गढ़ मानी जाती रही। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज चूंकि कांग्रेस अलग है, गठबंधन अलग है, इसीलिए क्या इस पर असर पड़ेगा, मैं विनय जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले जो प्रतिनिधि हैं कैराना में, जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और वो क्या कह रहे हैं, क्यों उनको वोट करे वहां की जनता, और आने वाले इलेक्शंस को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं वो, ये समझने की हमने कोशिश की। आप सुनिए। मंत्रियों को हम जमीन में मिला चुके हैं। कैराना में जो ये आरएसएस की फैक्ट्री नहीं डेवलप हो रही थी, लेबोरेटरी आरएसएस की, समाजवादी लोगों ने कमर कस ली है कि एक एक सीट पर आप कुछ भी करा लो, दंगे फसाद करा लो आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों, कैराना हो या दोबारा जो है हम गोरखपुर में मुख्यमंत्री को हराने जा रहे हैं। कैराना अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पिछली बार हमारा वहाँ से सांसद था और सांसद की बेटी लड़ी, फिर भी चुनाव हारी। ये अलग बात है कि सपा ने रालोद से उधार का कैंडिडेट ले लिया और उस तरह जो माहौल बना, और यह क्या माहौल बन पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए होता है, कई सारी परिस्थितियाँ थी, पर इस समय समग्र चुनाव हो रहा है और देश प्रधानमंत्री मोदी को चुनने के लिए, देश का जो चौकीदार है उसको चुनने के लिए वोट डालना है, केवल एक सीट को देखकर वोट नहीं डालना। कांग्रेस अकेले अपने कार्यकर्ताओं के दम पे कैराने का चुनाव जो है आम चुनाव लड़ेगी। चुनाव में जो है अच्छे मतों से जो है जीत वो करेंगे, क्योंकि हम चुनाव की लड़ाई में, और भाजपा का चुनाव जो है या सपा जो भी यहाँ मजबूत होगा उसका चुनाव कांग्रेस से होगा। और कांग्रेस हमेशा जो है गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती है। तो देखिए, सपा के उम्मीदवार का जो मुकाबला है वो कांग्रेस से होगा, विनय जी, और बीजेपी ये कह रही है कि सपा ने रालोद से कैंडिडेट उधार ले लिया है। जवाब दीजिए आप। कांग्रेस भी चुनौती दे रही है और बीजेपी भी। देखिए, उधार कैंडिडेट किससे कौन लिया है, अभी बीजेपी का लिस्ट जारी होने दीजिए, तब मैं बताऊंगा कि उधार कितना किसने लिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी प्रत्याशियों की सूची तैयार नहीं कर पाई है हर जगह से। गोरखपुर में उनको अभी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, परेशान है किसको लड़ाया जाए। अभी समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी को पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी को तोड़ करके अपने खेमे में, ये दूसरे के खेमे में सेंध लगा करके, लालच दे करके लोगों को ले जाने का प्रयास कर। इनके पास कोई भी प्रत्याशी है नहीं, इनके पास चूंकि मुद्दा है नहीं, कोई किस चीज को लेकर के जाए। आप ये बताइए, 5 साल उन्होंने काम किया, जनता के बीच में जाने का कौन सा झिझक है? आपको तो चौड़े से जाना चाहिए जनता के बीच में और कहना चाहिए, अपने किए हुए कार्यों को गिनाना चाहिए और उनके बल पर फिर सत्ता में आने का प्रयास करें। लेकिन आपके पास गिनाने के लिए आज के तारीख में कुछ है नहीं, बस पोलराइजेशन करने का प्रयास, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास, देश को बांटने का प्रयास, इसी में इनको आनंद आता है, इसी से इनको सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते थे, जो कि अब की होने वाला नहीं है। और जनता जान चुकी है, क्योंकि उसने देखा कि धर्म के नाम पर, देश के नाम पर इन्होंने वोट लेकर के जनता को किस तरीके से ठगा है, उस चीज को जनता जान रही। इसलिए वो कह रही है
कि आप हमारे हितों के मुद्दे पर आइए, बात कीजिए। आज ये इसलिए नहीं जा रहे हैं जनता के बीच में, ग्राउंड में क्यों नहीं जा रहे हैं कि जनता पूछ रही है। जो 5 साल पहले जो आप सत्ता में आए थे, जो आपका मैनिफेस्टो था, उसमें से एक भी काम बता दीजिए कि जो आपने किया हो। ये तो दोबारा उसी मैनिफेस्टो को लेकर के चले आए हैं, तब भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बताएंगे क्या क्या हमने किया। अब की कुछ भी इनका चलने वाला नहीं है। बेरोजगार युवा तैयार है इनसे प्रश्न पूछने के लिए। इनके प्रत्याशी जिस दिन निकलेंगे सड़कों पर वोट मांगने के लिए, उनको घेर करके ये पूछने के लिए तैयार है कि कहां है 15 लाख रुपया, कहां है रोजगार। इन सब सारे चीजों को इनको उत्तर देना पड़ेगा, और अब की बार बहलाने फुसलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ का हर एक जनता देशभक्त है। आप कौन से देशभक्त हो? यहाँ का एक एक सिपाही देशभक्त है। आपसे ज्यादा देश के बारे में वह सोचता है। आपके बताने से, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है भारत को कि भारत के लोग देशभक्त होंगे आपके सर्टिफिकेट से। यहाँ के हर लेकिन अगर 2014 में ये संदेश आप जनता तक नहीं पहुंचा पाए, 2017 में नहीं पहुंचा पाए, वहां पर 4 सीटें बीजेपी जीत जाती हैं, तो आप कैसे पहुंचा देंगे? पहुंचाया तो उपचुनाव में, देखा नहीं आपने? कैराना में देखा आपने, गोरखपुर में देखा। लेकिन वो कहते हैं कि उपचुनाव के मसले अलग होते हैं सर, वो मुद्दे अलग होते हैं। वहां भी तो वोट ही डाला जाता है कि कोई दूसरे तरीके से तो डाला नहीं जाता। वहां भी तो कुछ मुद्दे गिनाए जाते हैं। और तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर हमारे लोग जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही ईमानदार, और ये अपने आप को अपने मुंह से जो कहते हैं, वह मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र जो 25 साल से बनाया हुआ था। फूलपुर जो यहाँ के बड़े कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री के दावेदार बेचारे रह गए, थोड़ा सा दौड़ में पीछे रह गए, योगी जी बागजी मार ले गए, उसको लेकर के उनके मन में आज भी वो चल रहा है। तो इन दोनों सीटों को हमने हराया है, और दूसरी बात, कैराना उससे पहले जब चुनाव हो रहा था तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक सड़क का उद्घाटन करके खुदा उस पर लेट गए थे, 9 किलोमीटर बना करके, तभी नहीं जीत पाए। ठीक है, मेरा एक और सवाल रह गया जिसका जवाब आप दे दीजिए। उपचुनाव का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तब कांग्रेस भी साथ दी। इस बार कांग्रेस कह रही है कि पहले उससे मुकाबला करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। अरे भाई, गोरखपुर में भी तो कांग्रेस थी भी, फूलपुर में भी तो कांग्रेस ने लड़ाया था। आप कांग्रेस का हसरा आपने देखा था। यहाँ जनता जो है तैयार है। पहले तो उपचुनाव में अभी गठबंधन नहीं हुआ था, केवल ये हुआ था कि आप लोग एक साथ लड़ रहे हैं। आज हमारे दोनों नेता जब मंच पर खड़ा होकर के हुंकार भरेंगे, तब बताएंगे कि क्या होता है, तब जनता बताएगी क्या होता है चुनाव। देखिएगा, उत्तर प्रदेश से 0 पे ना आ जाए भारतीय जनता पार्टी तो कहिएगा। अभी तो मंच पे खड़ा नहीं हुए। जिस दिन मंच पर खड़ा होकर के जनता के बीच में सुश्री बहन मायावती जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जाएंगे, तब देखिएगा कि जलवा क्या होता है। लेकिन तब जनता का राजेंद्र जी, जाट वोटर का मूड इस बार क्या कह रहा है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जाट वोटर्स का मूड जो है बदला है कई सालों में, और एक मौका ये भी आया जब ध्रुवीकरण में, पोलराइजेशन में बीजेपी को गए भारी मात्रा में जाट वोट, और उसका असर हमने देखा कि कैसे आरएलडी जो है वो 3 पॉइंट समथिंग पर वो सिमट गई थी। इस बार जो जाटों का मूड है वो क्या कह रहा है? और अगर कैंडिडेट कांग्रेस का भी है और अगर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का भी है, तो कैसे ये वोटों में जो वोट बट सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा बटेगा नहीं। जाट गठबंधन के साथ ही रहेगा, एक बात। और जो पीछे जाट वोट लगातार बटे, उसकी वजह अजीत सिंह की लीडरशिप है। वो बार बार कभी कांग्रेस में, फिर कभी बीजेपी में, मतलब एक पाला बदल का खेल वो चलाते रहे। इसीलिए 84 के बाद से वहाँ लगातार इनका वोट बैंक कम होता चला गया। और राधा चौधरी आरएलडी की पहली आखिरी वो थी जो जीती थी। उसके बाद तो इनका खाता भी नहीं खुला। तो ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स की कमी है कि बार बार इस तरह से बदलते हैं, तो एक ताकतवर वोट बैंक लगातार बिखरता चला गया। आज वो कांग्रेस में भी जाता है, बीजेपी में भी जाता है। पिछले बार तो धूम के 14 में बीजेपी के साथ था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जरूर गठबंधन के साथ जाट वोट खड़ा होगा, क्योंकि अजीत सिंह भी गठबंधन के साथ ही हैं। और कांग्रेस के तो आप समझिए कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वो खड़ी हुई है, और यही उसका रिजल्ट जब आएगा तो दिखेगा कि कांग्रेस खाली लड़ने के लिए लड़ी है। मतलब जो उपचुनाव में हुआ था वो वहां हमने गोरखपुर में देखा, फूलपुर में देखा कि जमानत जब्त होने की स्थिति आ गई थी। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भी मतलब कांग्रेस का प्रभाव। मेन मुकाबला मैं यही बता रहा हूँ कि बीजेपी और गठबंधन के बीच में होगा। ठीक है,
और कांग्रेस खाली तीसरे नंबर पर। ठीक है, इससे पहले कि हरिकेश मैं आपके पास आऊं, एक और आंकड़ा हम दिखा देते हैं दर्शकों को। कैराना के विधानसभा 2017 जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ था आप देखिए। कुल सीटें विधानसभा की कैराना लोकसभा सीट के अंदर 5 हैं और 2017 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें बीजेपी सत्ता में आई, उसमें बीजेपी ने कैराना में 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था और समाजवादी पार्टी ने 1 विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। बीएसपी 0 और कांग्रेस 0। कौन कौन सी वो सीटें हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जो नकुड़ सीट है उस पर बीजेपी आई थी, गंगोह सीट पर बीजेपी के प्रदीप कुमार आए थे, कैराना शहरी जो सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन जीते थे, थाना भवन से बीजेपी आई थी, सुरेश कुमार वहां से जीते थे और शामली से बीजेपी जीती थी, तेजेंद्र नरवाल वहां से जीते थे। तो ये 2017 का आंकड़ा है और चूंकि ये कहा जा रहा है कि अभी विनय जी कह रहे थे कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार तो हमने देख लिया 2014 में और 2017 में कि बीजेपी ने किस तरह से यहाँ पर भारी मतों से जीत दर्ज की है, अपने सहयोगियों को पीछे छोड़ा है। 2019 के पहले एक उपचुनाव का उदाहरण है जो बार बार ये पार्टियां दे रही हैं, विपक्षी पार्टियां दे रही हैं और ये कह रही हैं कि इस बार भी बीजेपी का वो हश्र होगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब वोटिंग हो जाएगी। हरिकेश मैं आपके पास आऊंगी और ये जो मुद्दे हैं उनका कैसे कैटेगराइजेशन है वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 2 तरह के मुद्दे होते हैं। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं जिन पर करीब करीब हर रैली में मोदी जी बात कर रहे हैं, राहुल बात कर रहे हैं, उनमें राफेल मुद्दा है, भ्रष्टाचार लगातार मुद्दा बना हुआ है, जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक मैं आ रही हूँ सर आपके पास आ जाती हूँ, लेकिन पहले हरिकेश से मैं जवाब ले लूँ। जो सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है, वो मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, ये मुद्दे जो हैं कितने हावी रहेंगे यहाँ की जनता में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक वोटर बोल रहे थे कि कुछ मुद्दे गायब हो जाते हैं, नोटबंदी यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया, राफेल को जानता नहीं, तो ये जो है इस तरह से प्रभाव उनका कम हो जाता है। जो गन्ना किसानों का मसला है वो कितना हावी रहने वाला है यहाँ पर बाकी मुद्दों पर? शुभ्रा, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने मुद्दे बताए थे कि जो मुद्दे होने चाहिए वो नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जो वहाँ पर कृषक समाज का मुद्दा था वो पिछले जब उपचुनाव हो रहे थे उसी दौरान की बात बता रहा हूँ, उसी समय मोदी जी वहाँ पर पहुंचे हुए थे और गन्ना किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके जो पैसे दिए जाएंगे, उनका जो मिनिमम फिक्स प्राइस है वो मिलेगा और जो पेमेंट है उनका बकाया हुआ वो मिलेगा। लेकिन वो बाद में ये नजर आया कि 20% से ज्यादा उनको भुगतान नहीं हुआ, गन्ने का जो भुगतान होना था वो 20% से ज्यादा नहीं हुआ। इसके बाद की बात अगर बात करें तो नेशनल मुद्दों का वहां उनसे कोई लेना देना है नहीं। कैराना में जो मूलभूत विकास होना चाहिए था बेसिकली वो है नहीं। यहां पर जो लड़ाई बार बार राजेंद्र जी भी इंगित कर रहे हैं वो बात मैं आपको इस तरह से समझा देता हूं कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो उन्हीं वोटों को लेगा जो वोट भाजपा के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट अगर मृगांका सिंह को आप देख रहे हैं तो उन्हीं तरफ वो वोट जाएंगे जो आपके कांग्रेस के वोट काटने वाले हैं हरिद मलिक। सिंपली वही बात है कि वहां पे गठजोड़ इस तरह से चलने वाला है कि 30 से 35% जो मुस्लिम वोट है वो वोटर उनके पास जाएगा जो तबस्सुम जी हैं। रीजन क्या है कि कई सालों बाद वहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट फिर से जीत हासिल किया है और वो उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो टोटल इन ऑल अगर कैराना की बात करें पूरे विकास में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर विकास आप देखेंगी तो गाजियाबाद, नोएडा और इन सब इलाकों में होता हुआ नजर आया है। शामिली और कैराना के इलाकों में उस तरह के विकास नजर नहीं आए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे विकास वहां भूमि जमीन पर बात रखिए सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है। आपने अभी बार बार कोट किया 2019 और वो चुनाव विधानसभा 2014 का चुनाव बार बार कोड आपने किया है कि आपने देखा, आपने इस चीज को कोड नहीं किया कि जो उपचुनाव ही नहीं था वह एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और एक भारत के प्रधानमंत्री खुद उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखे थे। 3 ऐसी सीटों को हम लोगों ने हराया है इस दौर में जब इन्होंने अपने विकास की गंगा 5 साल तक बहाई थी, तब हराया है। तो आप समझ सकती हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन सवाल फिर से वो है कि जो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना में हुआ, क्या वो वाकई पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग कर पाएंगे, वो देखना होगा। लेकिन अंत में जाते जाते ओपी यादव जी, मैं आपसे बस छोटा सा रिप्लाई चाहूंगी, वक्त बहुत कम है सर। इस बार कैराना का इलेक्शन कितना दिलचस्प रहने वाला है, कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, या फिर आपको लगता है कि एक पक्ष को ज्यादा मजबूत है? देखिए, जो स्थिति है गठबंधन के बाद, जो सोशल केमिस्ट्री है गठबंधन की, जाटव, जाट और दलित, ये जो कॉम्बिनेशन है ये लगभग गठबंधन के लिए बहुत
आशापूर्ण है। और जो रिजल्ट है, जो कैराना का मोटा मोटा रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ किसान है और किसान वोट बैंक ज्यादा है। जैसे अर्बन एरिया होता तो बीजेपी की चर्चा आ जाती, और जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसकी बहुत ज्यादा यहाँ संख्या नहीं है। तो निश्चित तौर पर यहाँ गठबंधन और बीजेपी में लड़ाई होगी, और जब बीजेपी से लड़ता कैंडिडेट नजर आता है तो सेकुलर वोट भी अपना ताना बाना बदलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गठबंधन बनाम बीजेपी है। बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, तब ये समझ आएगा कि वाकई ये लड़ाई जो है वो किस दिशा में जाएगी।